करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरे जीनियस साइकोलॉजी के चैनल पे मोस्ट वेलकम। आज मैं आपके लिए नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ, जिसमें इंशाल्लाह हम नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट की जो फील्ड्स हैं वही आपके करियर को स्टार्ट करती हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपका आगे किस चीज़ में आपका फोकस है, किस चीज़ को आपने चूज़ करना है। इसी तरह किसी भी साइकोलॉजी के अलावा अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको उनकी फील्ड्स का पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ को किस फील्ड में जाना है। तो जैसा कि आप में से किसी ने डॉक्टर बनना है तो उसने सोचा ज़रूर होगा कि मैंने कौन सा डॉक्टर बनना है, क्योंकि डॉक्टर्स में भी जो होता है करैक्टरिस्टिक्स होती हैं नेक्स्ट। और जैसा कि गायनाकोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और डेंटिस्ट वगैरह की जो फील्ड हैं, इनमें अगर किसी भी डॉक्टरी के बाद इन्होंने ये चूज़ करना होता है, उसी हिसाब से जो है स्टडी करते हैं। तो हमें भी आज ये ही देखना है कि इसमें कौन कौन सी फील्ड है और हमें किस फील्ड का जो चूज़ करना है। अगर आप में से कोई साइकाट्रिक या साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता है तो इस फील्ड को जानना बहुत ज़रूरी है और इनके स्कोप को जानना भी बहुत ज़रूरी है। और स्कोप में मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है और इंशाल्लाह मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन में है लिंक दे दूँगी, उससे आप जाके देख सकते हैं स्कोप किस फील्ड का कितना है। और उनमें सैलरी का भी डिस्कशन की गई है। और क्योंकि आपको करियर चूज़ करना होता है आपको एजुकेशन के थ्रू, और आपको इसके फोकस करना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है और हमें किस तरफ जाना है, हमें किसका इंटरेस्ट हमारा किस में है, तो उस चीज़ को हमें चूज़ करना चाहिए। चलते हैं अपने लेक्चर पे। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो फर्स्ट ब्रांच है, यानी कि फील्ड है एक साइकोलॉजी का, और इम्पोर्टेंट फील्ड है ये। और इसमें है कि जी जो नफ्सियात यानी कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो साइकाट्रिक होता है इसमें। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि एक साइकाट्रिक जो है वो मेडिकेशन के थ्रू और क्लिनिकली तौर पर आपको गाइड करता है, आपको मेडिकेशन करता है, और अगर आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत हो तो आपको हॉस्पिटलाइज भी कर सकता है। तो इसमें जो है एक साइकाट्रिक बीमारियों की खोज वगैरह लगाता है, इनको ढूंढता है, उनको डायग्नोज करता है और इस पे बात करता है। ये जी क्लिनिकल साइकोलॉजी और काउंसलिंग साइकोलॉजी की डेफिनेशन है। ये आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, एज इट इज़ इसी तरह भी लिख सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप मुझसे नोट्स भी ले सकते हैं, मेरे पास काफ़ी डिटेल में इसके नोट्स भी पड़े हुए हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंट साइकोलॉजी जो है, आप जानते हैं कि किसी भी इंसान को पैदा होते ही उसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, और डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि डेवलपमेंट मरते दम तक भी ख़त्म नहीं होती, और जो इसके साथ वाली चीज़ होती है एक बलीदगी कहा जाता है जिसे, वो ख़त्म हो सकती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है मरते दम तक हमारी जो है नहीं रुकती। ये किसी ना किसी जगह पे होती ही रहती है। तो सबसे पहले तो ये हमारे पैदा होने से ही स्टार्ट हो जाती है। पैदा होने से पहले भी एक बच्चा डेवलप कर रहा होता है। जैसा कि कुछ साइकोट्रिक का ये भी कहना है और उनका ये भी मानना है कि जो हाफ डेवलपमेंट होती है एक चाइल्ड की, वो पैदा होने से पहले ही हो चुकी होती है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना नहीं है। उनका कहना है कि हमारा इस दुनिया में आने के बाद डेवलपमेंट शुरू होती है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट ज़्यादातर इसी चीज़ को मानते हैं कि जो है हमारी हाफ से ज़्यादा डेवलपमेंट पहले ही हो चुकी होती है, और वो सारी हमारे इर्द गिर्द के माहौल से वो अपनी जो लर्निंग करता है वो सारे इर्द गिर्द के माहौल से करता है। डेवलपमेंट साइकोलॉजी की ये डेफिनेशन है, आप इसे देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी आ गई है आगे, क्योंकि ये बहुत लेंथी हैं, इसमें बहुत सारे सब टाइप्स हैं, इसलिए मैं ज़्यादा जो है इसकी डेफिनेशन वगैरह पे पढ़ नहीं रही, इसी तरह दिखा रही हूँ आपको। तो ये बहुत लेंथी हैं, इसके आगे भी जो हैं सब टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं आपको इसी तरह समझा रही हूँ। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ये तो जब साइकोलॉजी यानी कि जब भी कोई जो एक साइंस सब्जेक्ट जो होता है
डेवलप करता है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स लाजमी होते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के बगैर साइंस होती ही नहीं है। हम साइकोलॉजी को साइंस कहते हैं, तो साइकोलॉजी साइंस है एक्सपेरिमेंट पे। एक्सपेरिमेंट जब तक किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होंगे तो वो साइंस नहीं मानी जाएगी। तो ये सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि विल्हेल्म वॉन्ड ने सबसे पहले इस्टेब्लिश की थी जर्मनी में लैबोरेटरी। सबसे पहले इसने जो थी इस पे ही तजुर्बात इसने किए थे। 1879 में इसने लैबोरेटरी जो है फर्स्ट लैबोरेटरी इसने ही मुतारफ़ करवाई थी और साइकोलॉजी को साइंस का नाम दिया था। और इसका बहुत किरदार है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में। और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जानवरों पे, कबूतरों पे और चूहों पे, हत्ता के मंकीज़ पे भी किए गए हैं। और उनमें बिहेवियर के बारे में, बिहेवियरिज्म, स्ट्रक्चरिज्म, इन चीज़ों पे जो है जो फोकस किया गया था साइकोलॉजिस्ट ने, इसके बाद ही थ्योरीज़ अपनी दी थी। और ये भी बहुत अच्छी फील्ड है, अगर इसमें कोई जाना चाहे तो बहुत इसका स्कोप है। ख़ासकर बाहर के जो ममालिक हैं, अदर कंट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। पाकिस्तान में भी है लेकिन ज़्यादा स्कोप अदर कंट्रीज़ में। ये जो है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की डेफिनेशन है। और ये बेसिक डेफिनेशन है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एज एन एक्सपेरिमेंट स्ट्रेटजी इन देयर वर्क एंड कनेक्टेड पेपर रिसर्च, यानी कि रिसर्च पे जो मुबनी होती है और इस पे एक्सपेरिमेंट्स डिफरेंट किए जाते हैं। तो नेक्स्ट, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट्स भी पढ़ेंगे इसलिए इस पर ज़्यादा डिटेल पे बात नहीं करती, क्योंकि नेक्स्ट जो हम डिटेल में भी इन पर बात करेंगे, अभी तो ये स्टार्ट है। सोशल साइकोलॉजी, सोशल जो साइकोलॉजी है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर कोई बच्चा बीएस कर रहा है तो इसमें तो पूरी बुक आ जाती है इसके बाद। और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा समझने वाली हैं। तो सोशल साइकोलॉजी में, जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, माशरती साइकोलॉजी, यानी कि माशरे में क्या क्या इसमें जो है होता है माशरे में, और एक दूसरे के मिलन जुलन, अज़वाजी ताल्लुकात और बच्चों के आपस में ताल्लुकात, इन पे जो है डिस्कशन की जाती है और इनको जो सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। ये साइकोलॉजिस्ट जो है इस पे जो है रिसर्च करने के बाद जो अपनी थ्योरी या सर्वे के मुताबिक जो भी चीज़ें होती हैं इसमें आ जाती हैं। सोशल साइकोलॉजी हैज़ बीन डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, यानी कि इसमें सोशल बिहेवियर पर डिस्कशन की जाती है। सोशल बिहेवियर क्या है उस पर बात की जाती है, और ये साइकोलॉजिस्ट का जो है सारा काम होता है इस पर बात करना। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी के नाम से भी आपको पता चल रहा है कि ये जो इन्वायरमेंट है, हमारा माहौल जो है, उस पर जो बातें की जाती हैं वो इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी होती है। यानी हमारे जो माहौल के साथ ज़हनी अमाल और किरदार होते हैं, यानी इंट्रोस्पेक्शन तौर पे जो हमारे रिलेशन होता है उस पर जो बात की जाती है, यानी कि हमें माहौल किस तरह का चाहिए, हमें किस तरह से बात करनी चाहिए। और ये दो तरह के जो है साइकोलॉजिस्ट ने बताए हुए हैं इन्वायरमेंट। एक तो पैदाइश से पहले का माहौल इनका कहना है, और पैदाइश के बाद का माहौल। और उसमें बहुत सारे स्कोप भी आ जाते हैं नेक्स्ट इन्वायरमेंट के। तो इसमें भी साइकोलॉजिस्ट ही जो ज़्यादा किरदार करता है, क्योंकि साइकाट्रिक इन्वायरमेंट के थ्रू नहीं करता, ये मेडिकेशन के थ्रू करता है। और जो साइकोलॉजिस्ट है जब किसी भी पेशेंट का इलाज करता है तो उसमें वो सारे उसका बायोडाटा, उसके इन्वायरमेंट के बारे में जानता है और उस पर बात करता है। और इन्वायरमेंट की अलहदा फील्ड भी होती है जिस पे बहुत सारे जो जॉब्स अवेलेबल होती हैं कि हमें माहौल में कौन सी चीज़ें ऐड करनी चाहिए, कौन सी नहीं, इसमें इनको ज़्यादा में रखा जाता है। ये भी इसकी डेफिनेशन है, देख लें। इन्वायरमेंट साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इज़ अ प्लेस ऑफ द नीड ऑफ सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट, नेचर एंड ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स। स्कूल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड। ज़्यादातर जो है बीएस करने के बाद एमफिल, और एमफिल करने के बाद पीएचडी जो होते हैं लेक्चरर स्कूल और एजुकेशनल लेवल में होते हैं। और आपने कभी देखा होगा कि जब आप किसी जगह पे एडमिशन करवाने जाते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन लाजमी, खासकर कॉलेजेस में ये क्वेश्चन लाजमी किया जाता है
कि बेटा आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको अगर नहीं समझ आ रही तो हम आपको जो है कर देते हैं गाइड। और वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट उन्होंने रखा होता है जो काउंसलिंग करता है स्टूडेंट्स की और उनके माइंड तक जाने की कोशिश करता है कि इनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। उसके थ्रू फिर वो उसको कहता है कि ये सब्जेक्ट आपके लिए ठीक है और ये नहीं। और इसमें इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड आ जाती हैं एजुकेशनल में, यानी कि एक पेपर बनाते वक्त ये एक साइकोलॉजिस्ट से जो है डिस्कशन करते हैं कि कौन सा जो है बच्चों के हिसाब से पेपर सही है। और सिलेबस जब हमारा एक न्यू स्टार्ट होता है तो उसमें भी साइकोलॉजिस्ट से जो है डिस्कशन की जाती है कि बच्चे को कौन सी जो है इसमें बच्चों की वो एज देख के उसके हिसाब से जो है सब्जेक्ट चूज़ करते हैं और उसके बारे में बताते हैं। ये डेफिनेशन है, इट इज़ कनेक्टेड विद चिल्ड्रन लर्निंग एंड एडजस्टमेंट इन स्कूल, यानी कि स्कूल में एडजस्ट करने के बाद जो चिल्ड्रन की लर्निंग है उस पर किस तरह से बात की जाए। और इसके बारे में ही मैं जैसा कि मैंने पहले कहा है कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट के बारे में चिल्ड्रन के बारे में बताते हैं कि किस तरह से हमें बच्चों को डीलिंग करना है और किस तरह के जो हैं उनको करवाने हैं, ज़रूरी है हमें करवाना। इसमें 3 जो हैं कैटेगरीज भी आती हैं, ऑब्जेक्टिव एंड क्राइटेरिया एंड मेथड्स। इस पे थ्रू जो है साइकोलॉजिस्ट जो है डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स के बारे में, किस तरह का सिलेबस बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, किस तरह से बड़े बच्चों को, इस पे बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है। इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल में भी साइकोलॉजिस्ट का बहुत किरदार होता है और ये वहाँ पे भी जो सनतकार होते हैं और उनके साथ जो लेबर्स होते हैं उनके साथ आपस में रिलेशन जो है उनको मजबूत करने और इनको बताने कि एडवर्टाइजमेंट किस तरह से की जाए, किस तरह से हमारी चीज़ को ज़्यादा फ़रोख्त होगी और किस तरह से हमें गाइड करना है किसी को, किस तरह से किसी कस्टमर को हमें करना है इन्फ्लुएंस। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जो है वो अच्छी काउंसलिंग और अच्छी चीज़ों से अच्छी जो कन्वर्सेशन है उसके थ्रू ही बनता है एक साइकोलॉजिस्ट। और ये आम पर्सन से के मुकाबले बहुत अच्छी इसकी कन्वर्सेशन वगैरह होती है, इसलिए इन्हें इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इनका किरदार होता है। और जो अगर लेबर्स वगैरह के और जो सनतकार हैं यानी कि इनके जो हेड होते हैं उनमें अगर कोई मसला हो जाए तो ये इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इनके थ्रू ही सारा जो सेटअप किया जाता है। सॉरी, ये डेफिनेशन मैंने आपको दिखा रही ताकि आप लिख सकें। इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, सेंटर ऑफ द वर्क प्लेस एंड बोथ ऑफ द वर्कर्स इन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़, यानी कि एम्प्लॉयज़ और जो हैं वर्क प्लेस पे इनमें जो अंडरस्टैंडिंग करवाई जाती है वो साइकोलॉजिस्ट के थ्रू ही करवाई जाती है ताकि इनको अच्छी तरह समझ आ सके। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी आ गई है आगे, यानी कि परसोना, ये एक यूनानी लफ्ज़ है जो कि परसोना से निकला हुआ लफ्ज़ है। और इसको पिछले यूनानी दौर में यानी कि पिछले दौर में इसको एक मार्क्स कहा जाता है, यानी कि एक जो फर्दर मार्क्स होता है, ये जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है उनके एक जो कल्चर होता था उस पर वो इस मार्क्स का नाम परसोना होता था। और उसके जो ये वर्ड क्रिएट हुआ है पर्सनैलिटी, ये वर्ड क्रिएट हुआ है। और इसमें पर्सनैलिटी में जो डेवलपमेंट या इसमें सैडनेस या आपको कोई भी पर्सनैलिटी लेवल से कोई मसला है तो ये साइकोलॉजिस्ट के थ्रू आपको बिल्कुल क्लियर करता है कि आपको किस तरह जाना चाहिए। अगर आपको कोई परेशानी है आप काउंसलिंग के थ्रू इसको जो है सेट कर सकते हैं। कोई भी मसला या कोई भी ज़िंदगी में मसला हो आपको तो आपकी पर्सनैलिटी पे जो लेवल होता है, यानी फ़र्ज़ किया कि आपके जो है खुदा न खास्ता आपकी दाएं बाजू में कोई प्रॉब्लम है और आपसे वो काम नहीं हो रहा तो आपको मोटिवेट करने के लिए साइकोलॉजिस्ट जो हैं इनके अपने अपने क्लिनिक होते हैं, आप उनसे जो है कर सकते हैं। या फिर आपको खुदा न खास्ता आपके जिस्म में या आपकी पर्सनैलिटी लेवल में कोई भी मसला है, आपको बोलने में मुश्किल होती है, तो ये थेरेपी के थ्रू और डिफरेंट जो टेक्निक होती हैं साइकोलॉजी की उनके थ्रू आपको जो है आपके जो डायग्नोज करके आपका इलाज करते हैं
और आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं, आपको गाइड करते हैं, थेरेपी करते हैं आपकी। हेल्थ साइकोलॉजी है नेक्स्ट, सॉरी ये डेफिनेशन। पर्सनालिटी साइकोलॉजी फोकस ऑन द रियलिटी एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल। आपस में ताल्लुकात को भी ये जान के करने के काम आती है पर्सनालिटी साइकोलॉजी। स्टडीज सच अ टॉपिक सेल्फ एनालिसिस, यानी सेल्फ एनालिसिस कैसे करना है अपना, आपको अपने आप को किस तरह से जानना है। अग्रेशन, मॉडल डेवलपमेंट, इस पे जो कैसे आपने काबू करना है। और जेंडर रूल, यानी कि लड़का और लड़की में जो फ़र्क है वो नहीं रखना, या जो भी इसके बारे में जो बातें होती हैं इसमें पर्सनालिटी साइकोलॉजी पे होती हैं। और ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अलहदा साइकोलॉजी का, इस पर पूरी बुक भी है, यानी कि नेक्स्ट ये सब्जेक्ट कैटेगरी बनती रहती है ना, उन पे फील्ड पे भी बात की जाती है। हेल्थ साइकोलॉजी भी एक बेसिक जो है टॉपिक है। हेल्थ साइकोलॉजी में हम हेल्थ के रिलेटेड जो बातें की जाती हैं कि हमारे ब्रेन को हमें किस तरह से अपने आप को हेल्दी रखना है, हमें अपने माइंड को किस तरह से फ्रेश करना है, किस तरह से हमें आउटिंग पे जाना चाहिए और हमें किस तरह से रिफ़्रेशमेंट करनी चाहिए। हम बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी हैं तो हमें किस तरह से अपने आप को जो है इस काम से निकाल कर रिफ़्रेशमेंट करनी चाहिए, और इसमें हेल्थ साइकोलॉजी के बारे में बताया जाता है। It is a multi-dimensional approach and the health that employs of psychological factors and lifestyle and nature health care, यानी कि नेचुरली तौर पर किस तरह से हम अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। और इस तरह से ही हमें किस तरह से हमें अपने गुस्से पे काबू पाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो गुस्सा है वो शैतान का घर होता है। जब गुस्सा आता है, एग्रेशन होता है इंसान को, तो उससे बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, बहुत सारा एंजाइटी होती है, एंजाइटी से आगे डिप्रेशन में चला जाता है इंसान और बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है साइकोलॉजिकली। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए तो पानी का एक गिलास पी लीजिए और इंशाल्लाह आपका गुस्सा ख़त्म। और जो प्यारे नबी ने बातें की हैं इन पर पूरा फोकस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट जो है इस तरह का मसला ना हो, क्योंकि सबसे पहले कोई भी जुर्म या क्राइम साइकोलॉजी भी है, लेकिन सॉरी टू से बहुत सारे फील्ड हैं इसलिए मैं उसको जो है ख़त्म कर चुकी हूँ, उसमें नहीं है ऐड। वैसे मैं आपको समझा दूँगी इसके बारे में। तो जब भी आपको कोई मसला होता है तो एग्रेशन सबसे पहले हमारी जो है हमारे सर पे सवार होता है, और उसके बाद हमें डिप्रेशन होता है, और इस डिप्रेशन की वजह से हम बहुत सारी गड़बड़ कर देते हैं, बहुत सारे क्राइम हमसे हो जाते हैं जो हम नहीं करना चाहते बाज़ औक़ात। तो इसलिए सबसे पहले अपने हेल्थ पे तवज्जो देनी है ताकि हमारी मेंटली हेल्थ अच्छी रहे। उसके बाद हमें कंट्रोल करना है अपने आप पे, सेल्फ एनालिसिस करना है, अपने पर्सनैलिटी पे जो कंट्रोल करना है। उसके बाद हम अपनी अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। चाइल्ड साइकोलॉजी, इट्स अ वेरी बिग जो है चाइल्ड साइकोलॉजी पे भी बहुत सारा यानी कि ना टॉपिक बनता है, तो बिग टॉपिक है ये, लेकिन मैं आज थोड़ा सा ही इस पर डिस्कशन करूँगी। ये चीज़ साइकोलॉजी की वो है जिसमें बच्चों के नफ्सियात के बारे में बात की जाती है कि किस बच्चे को, क्योंकि सबसे पहले इंसान जब पैदा होता है तो उसका जो फर्स्ट पीरियड होता है वो चिल्ड्रनहुड का होता है, यानी कि जब तक हम बच्चे होते हैं हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें हो जाती हैं जिससे हमारी जो डेवलपमेंटल पर्सनैलिटी है इस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। जब हम बड़े होते हैं और उसके साथ साथ हमारी जो बीमारियां, हमारी जहनी बीमारियां बढ़ती जाती हैं, और सबसे पहले हमें अपने जो है चिल्ड्रनहुड पे जो तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि एक बच्चे के बाद ही इंसान जो है बड़ा होता है। और अगर आपकी बचपन की पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है तो आपकी बड़े होकर भी पर्सनैलिटी जो है अच्छी नहीं होगी। तो सबसे ज़्यादा तवज्जो इस जो है पीरियड में देनी चाहिए पेरेंट्स को। ये है जी प्री नेटल डेवलपमेंट, इन्फेंसी एंड टोलरेट एंड अर्ली चाइल्डहुड, मिडल चाइल्डहुड एंड लेट चाइल्डहुड, यानी कबल अज वलादत यानी कि पैदा होने से पहले, और शेर ख्वानगी यानी कि जब बच्चा अभी छोटा होता है, नर्सरी का दौर यानी कि जब अभी स्कूल में जब उसकी होती है ट्रेनिंग स्टार्ट, इब्तदाई बचपन का दौर, और वस्ती बचपन का दौर, और तखैरी बचपन।
यानी ये सारी के बाद बच्चे की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, उसके बाद जवान होता है और बहुत सारी जो है मसले आते हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा जैसा कि क़ब्ल अज़ वलादत भी बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उस पर भी ज़रा फोकस करना चाहिए। कुछ पेरेंट्स को इस बारे में जो है गाइडेंस नहीं होती, लेकिन होती है मेरे हिसाब से। साइकोलॉजिस्ट ने जो कहा है मेरे हिसाब से वो 100% दुरुस्त है। अब तक हमें याद नहीं होता, लेकिन हमारी वहाँ पे हो रही होती है डेवलपमेंट। और उसके बाद जो हमारे 3 4 5 साल होते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं डेवलपमेंट के लिए। ये चाइल्ड साइकोलॉजी की डेफिनेशन, यानी कि इसमें बेसिक चीज़ें जो है उन पर डिस्कशन की है। चाइल्ड साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सबकॉन्शियस कॉन्शियस चाइल्डहुड एंड, यानी कि अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस पे जो शऊर और लाशऊरी तौर पे बचपन की डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। हमें बहुत सारी बचपन की जो बातें और यादें होती हैं वो याद आ जाए अगर, तो हमारी डेवलपमेंट पे बहुत असर पड़ सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई बात समझ नहीं आई तो मुझसे कमेंट करके और मुझसे ईमेल करके आपसे पूछ सकते हैं, और मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात में। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। फ़ी अमानिल्लाह।